हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सिविल्स ट्यूब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये एमपीजी के सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री पढ़ी थी मध्य प्रदेश की, जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट साइट्स देख ली थी। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, मिजोलिथिक, सारे टाइम पीरियड्स को अच्छे से कवर किया था। जितने भी टूल्स मिले थे वो सारी चीज़ों को अच्छे से देखा था, सारी साइट्स देखी थी और उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे कि एंशिएंट टाइम में मध्य प्रदेश किस तरीके का था। ये हिस्टोरिक पीरियड का टाइम पीरियड है, मतलब कि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ से हमको थोड़े बहुत कुछ राइटिंग एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो लगभग नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में आता है। तो नॉर्थ इंडिया और मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री है, इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग सेम है। मतलब कि जब मध्य प्रदेश में वैदिक स्टार्ट हुआ, वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, या आयरन एज बिगनिंग हुई, या जो भी चीज़ें हुई वो नदर्न इंडिया से लगभग मिलती जुलती है, या महाजनपद्स हों। बट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में और नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री को अलग करते हैं। तो ये तीन फीचर्स क्या हैं, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके कारण मध्य प्रदेश की हिस्ट्री नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री से अलग हो जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि मध्य प्रदेश में जो ग्रे पेंटेड वेयर है वो एब्सेंट है। ठीक है, अभी बेसिकली ग्रे पेंटेड वेयर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो ये जो ग्रे पेंटेड वेयर्स हैं ये माना जाता है कि ये एविडेंस है ऑफ द बिगनिंग ऑफ आयरन एज। आयरन एज की जो बिगनिंग है उसका एविडेंस के तौर पे देखा जाता है ग्रे पेंटेड वेयर को, और इस तरीके के कोई भी एविडेंसेस मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ग्रे पेंटेड वेयर है ये इस तरीके का कुछ दिखता है। वेयर्सेस में आपको बताया था कि ये जो वेयर होते हैं, ये जो पॉटरीज वगैरह थी, इसका मेनली यूज़ होता था कुकिंग के लिए और स्टोरेज के लिए। तो सबसे पहले जो ह्यूमन बींग है ने यूटेंसिल के तौर पे इस तरीके के अलग अलग तरीके के वेयर्स बनाना स्टार्ट करें। मिट्टी के होते थे ये, और अलग अलग इन पे डिज़ाइन होती थी और उसको उस नाम के हिसाब से जाना जाता था। अब आप देख सकते हैं ये जो पेंटेड ग्रे वेयर है, ये जो इसकी जो लोकेशन है जहाँ से हमको इसके एविडेंसेस मिले हैं, ये मेनली यूपी के पार्ट को कवर कर रहा है, कुछ पार्ट राजस्थान और ऊपर पंजाब हरियाणा के कुछ इस लोकेशंस आएंगी। बाकी मध्य प्रदेश का कोई भी पार्ट में आपको पेंटेड ग्रे वेयर के एविडेंसेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये ऐसा फैक्टर है जिसके कारण मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो डिस्टिंग्विश हो जाती है नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री से। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर ये है कि जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया में जो चालकोलिथिक एज है वो 1500 बीसी तक आते आते एंड हो चुकी थी, एंडेड इन नॉर्थ इंडिया। बट मध्य प्रदेश में जो चालकोलिथिक साइट्स हैं उसके एविडेंसेस हमको 600 बीसी तक मिलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नॉर्थ इंडिया और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, कि हमारे यहाँ पे जो कॉपर एज है, कॉपर स्टोन एज के जो टाइम पीरियड है वो 600 बीसी तक कंटिन्यू रहा। बट जो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो वो 1500 बीसी के आसपास ख़त्म हो चुका था। अब थर्ड जो फैक्टर है वो है मेगालिथिक कल्चर। ये मेगालिथ कल्चर एक्चुअली होता क्या है? मेगालिथ का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बिग स्टोन, बिग, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। हमको पता ही है, पैलियोलिथिक यदि हम पढ़ते हैं तो ओल्ड, और लिथिक का मतलब स्टोन होता है। हमने कल बहुत अच्छे से ये चीज़ देखी थी। तो ये जो मेगालिथिक का मतलब होता है बिग स्टोन का स्ट्रक्चर वाला कल्चर। तो ये कल्चर कहाँ प्रेवलेंट था? ये कल्चर बेसिकली था साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में ये कल्चर का टाइम पीरियड था 1700 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर का टाइम पीरियड था, जिस समय नॉर्थ इंडिया में अराइवल ऑफ वैदिक कल्चर हो चुका था, अराइवल ऑफ आर्यंस हुआ था। उस समय साउथ इंडिया में मेगालिथ कल्चर चलता था। और ये जो मेगालिथ कल्चर है इसके कुछ एविडेंसेस हमको हमारे स्टेट में देखने के लिए मिलते हैं। अब ये एविडेंसेस कहाँ देखने मिलते हैं? तो ये एविडेंसेस हमको देखने मिलते हैं रीवा और सियोनी जो प्लेसेस हैं ईस्टर्न मध्य प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। एक रीवा, ये नॉर्थ
ईस्टर्न मध्य प्रदेश में आती है और सियोनी ये नीचे आती है साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। तो ये दो ऐसी साइट्स है जहाँ से हमको मेगालिथिक कल्चर के एविडेंसेस देखने मिलते हैं। अभी मेगालिथिक कल्चर के एविडेंसेस किस तरीके के होते हैं, ये इस तरीके के स्टोन स्ट्रक्चर होते हैं, बिग स्टोन स्ट्रक्चर। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ किया गया है इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। तो इस तरीके के एविडेंसेस हमको रीवा और सियोनी में देखने मिलते हैं, जो भी ये भी हमको नॉर्थ इंडिया की जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उससे अलग करता है। अब हम देख लेते हैं कि एमपी में आयरन एज की बिगनिंग कहाँ से हुई। अब यदि हम एमपी के कंटेक्स्ट में बात करें तो एमपी में जो आयरन एज है इसकी स्टार्टिंग 1000 बीसी के आसपास हुई, ठीक है। बट जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट था वहाँ पे जो आयरन एज है उसकी स्टार्टिंग 1200 बीसी के आसपास हो चुकी थी, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे 1000 बीसी के आसपास हुई। अब हमको जो आयरन यूज़ है इसके जो एविडेंसेस हैं वो हमको नदर्न एमपी के डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, जैसे भिंड, मोरेना, श्योपुर, ग्वालियर। यदि आपको मध्य प्रदेश का मैप और थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स याद होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो भिंड है, मोरेना है, श्योपुर है, ग्वालियर है, ये मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपर नदर्न पार्ट है। ये नदर्न पार्ट जो है ये ग्वालियर है, ये भिंड है, ये मोरेना है, ये दतिया है, ये श्योपुर है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से हमको आयरन यूजेस के एविडेंसेस मिलते हैं। तो नदर्न पार्ट में हमको इस तरीके के एविडेंसेस देखने मिलते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद में हम देखते हैं वैदिक कल्चर के बारे में। अब जो वैदिक कल्चर है, अभी तक हमने सिक्वेंशली देख लिया कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमने देखा कि क्या डिफरेंस है नॉर्थ इंडिया और एमपी की हिस्ट्री में। सेकेंड हमने देखा कि आयरन एज की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ऑलमोस्ट नदर्न इंडिया में 1200 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ। वहीं पे यदि हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करें तो 1000 बीसी के आसपास से मध्य प्रदेश में आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ। अब हम देखते हैं वैदिक कल्चर। वैदिक एज बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1500 बीसी से 600 बीसी। ये वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड है। वैदिक कल्चर जो आया था उसे बेसिकली आर्यंस लेकर आए थे। सबसे पहले ये जो आर्यंस थे ये आके सप्त सिंधु जो रीजन होता है, इस मैप में मैं आपको दिखाती हूँ, ये सप्त सिंधु रीजन कहलाता है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसके बाद में एक सरस्वती रिवर जो कि राजस्थान में मानी जाती है। इस रीजन में आके ये जो आर्यंस है वो यहाँ पे सेटल हो गए और बाद में धीरे धीरे ये गंगा यमुना प्लेन वाला जो रीजन है यहाँ पे बढ़ते चले गए और इसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। तो अब इसका क्या इन्फ्लुएंस हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो आर्यंस हैं वो मध्य प्रदेश विंध्याचल माउंटेन को क्रॉस कर आए थे। विंध्याचल माउंटेन्स को क्रॉस करके जो आर्यंस थे उन्होंने मध्य प्रदेश में कदम रखा था। और ये जो ऐत्रीय ब्राह्मण एक वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट है। ये जो वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट है ऐत्रीय ब्राह्मण, इसमें मेंशन्ड है निषद ट्राइब के बारे में। इस टेक्स्ट में ये बताया गया है कि जो सेंट्रल इंडिया का डेंस फॉरेस्ट है या मध्य प्रदेश का जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे निषद ट्राइब रहती थी, ठीक है। तो ये एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं, ऐत्रीय ब्राह्मण जो कि एक वैदिक टेक्स्ट है। तो वैदिक एज के टाइम में हमको यही बात पता चलती है। इसके अलावा जो हमारी एपिक है जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, उसमें भी कई चीज़ें मध्य प्रदेश से रिलेटेड मेंशन्ड हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू रामायण में यह कहा गया है कि जो गॉडेस सीता है उन्होंने लव और कुश को बर्थ दिया था वाल्मीकि आश्रम में। और ये जो वाल्मीकि आश्रम था ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर तमसा या बैंक ऑफ रिवर टोन्स था, ठीक है। तो ये जो तमसा, ये जो रिवर है ये मध्य प्रदेश में बहती है और ये ओरिजिनेट होती है कैमूर हिल से। मैं आपको मैप की मदद से बता देती हूँ। अब आप ये जो मैप देख रहे हैं ये रही, ये यहाँ पे कैमूर हिल्स आती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है टोन्स रिवर और ये इस एरिया में इस रिवर के बैंक पे कहीं पे वाल्मीकि आश्रम था, ऐसा रामायण में कहा हुआ है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वैदिक एज के टाइम पे मध्य प्रदेश कैसा था या 1500 बीसी से लेकर 1600 बीसी तक क्या था मध्य प्रदेश के बारे में, क्या हिस्ट्री हमको पता चलती है। उसके अलावा जो हमारी एपिक्स है उसमें मध्य प्रदेश के बारे में क्या मेंशन है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है महाजनपद, ठीक है। महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम मानते हैं कि ये एमपी मतलब इंडिया में, नदर्न इंडिया में प्रॉपर जो किंगडम्स है, जो
किंगडम्स हैं वो इस्टेब्लिश हो गए थे इस समय तक। तो तब 6 सेंचुरी BC 600 BC के आसपास 16 महाजनपद इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश हुए। इसके बारे में अब हमको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसके बारे में हमको अंगुतर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके अलावा भगवती सूत्र जो कि एक जैन टेक्स्ट है, इसके अंदर मेंशन्ड है 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपद इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, जिसमें से जो 3 महाजनपद थे वो सेंट्रल इंडिया में आते थे। सेंट्रल इंडिया में जो महाजनपद थे वो थे अवंती, चेदी और वत्स। अब हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो अवंती है ये बहुत बड़ा स्टेट था, और यदि आपको मध्य प्रदेश का मैप याद है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो एरिया है ये मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अवंती महाजनपद था। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है बुंदेलखंड वगैरह, यहाँ पे चेदी डायनेस्टी थी, ठीक है, चेदी महाजनपद था, सॉरी, चेदी महाजनपद का ये वाला एरिया था। इसके अलावा ये जो वत्स महाजनपद है ये बेसिकली इलाहाबाद वाला रीजन था, इसकी कैपिटल कौशाम्बी थी, बट इसका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में भी आता था। तो ये जो 3 महाजनपद हैं, वत्स, चेदी और अवंती, ये तीनों मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। अब ये जो अवंती है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद था नॉर्थ इंडिया का। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ये एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो पाली लैंग्वेज की जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उससे हमको पता चलता है कि सेंट्रल इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी उस समय की, और वो सिटीज़ कौन सी थी, उज्जैनी, विदिशा, महेशमती। ये जो 3 सिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी इस समय की। 600 BC में जब महाजनपद इस्टेब्लिश हुए थे उस समय की ये सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ में से कुछ थी। अब हम जो अवंती महाजनपद है, मतलब हमारा जो मालवा वाला रीजन है, उसकी हिस्ट्री को अच्छे से देख लेते हैं। अवंती महाजनपद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद था 16 महाजनपद्स में। इसके बाद में मगध इमर्ज हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद के रूप में, और उसने अवंती को एनेक्स्ट कर लिया था, ठीक है। तो अब हम ये वाली हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अवंती महाजनपद की क्या लोकेशन है, तो ये आज की तारीख का मालवा रीजन है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि स्ट्रॉन्ग एम्पायर था अमंग 16 महाजनपद्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। जोग्राफिकली यदि हम अवंती देखें तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे 16 महाजनपद से 16 महाजनपद, इसमें सबसे बड़ा महाजनपद था अवंती महाजनपद, ठीक है। जोग्राफिकली अवंती बहुत बड़ा किंगडम था, इसलिए इसको एक कैपिटल से एडमिनिस्ट्रेट कर पाना, एक कैपिटल से टैकल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था, इसलिए अवंती की 2 कैपिटल्स थी, एक थी महेशमती, एक थी उज्जैनी। ये 2 कैपिटल्स थी अवंती किंगडम की, ठीक है। नॉर्थ अवंती की जो कैपिटल थी वो थी उज्जैनी, और साउथ अवंती की कैपिटल थी महेशमती। महेशमती मतलब आज की तारीख में जिसे हम महेश्वर के नाम से जानते हैं वो बेसिकली महेशमती था। अब ये जो अकॉर्डिंग टू एंशियंट जो टेक्स्ट हमको मिलती है उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि जो अवंती था उस पर जो सबसे पहला रूल था, जो प्रॉपर जो डायनेस्टी आई थी वो थी है वंश, है डायनेस्टी। उसके बाद में वितिहोत्रा डायनेस्टी जो कि है डायनेस्टी की ही एक क्लैन थी। इसके बाद में आई थी प्रद्योत डायनेस्टी, ठीक है। और प्रद्योत डायनेस्टी के टाइम पे ही एनेक्स्ट कर लिया था मगध ने अवंती को, और उसके बाद में अवंती मगध एम्पायर का ही पार्ट बन चुका था। तो ये तीनों डायनेस्टी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एह डायनेस्टी, वितिहोत्रा डायनेस्टी और फिर प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में। ये यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है कि प्रद्योत डायनेस्टी के टाइम पे ही अवंती जो था वो मेजर पावर सेंटर बन चुका था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। उसके बाद में अवंती को एनेक्स कर लिया था मगध एम्पायर ने शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अवंती से रिलेटेड, और अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का जो अवंती है वहाँ पे जो फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आई जो पुरानिक अकाउंट्स के हिसाब से है वो है डायनेस्टी। ये जो है डायनेस्टी था ये अर्लीस्ट रूलर माने जाते हैं अवंती के। अब इन्होंने अवंती को कैसे कैप्चर किया, तो ये जो अवंती जो रीजन था यहाँ ये नाग्स करके कोई ट्राइब थी उसके अंडर था, और इनने नाग्स से
अवंती को कैप्चर कर लिया था और अवंती पे अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी थी, अपना रूल स्टार्ट करा था। इनिशियली जो है डायनेस्टी था, इसका जो रूल था वो महेशमती से स्टार्ट हुआ था, ना कि उज्जैनी से। मतलब जो इनकी पहली जो इनिशियल जो कैपिटल थी वो महेशमती थी। ठीक है, अब ये जो है थे ये कॉन्फिड्रेशन था 5 क्लैंस का। इसके अंदर से जो वितिहोत्रा जो क्लैन था वो इमर्ज हुआ था स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के रूप में या डोमिनेंट क्लैन के रूप में। ठीक है, अब ये जो वितिहोत्रा जो क्लैन था, इसके जो राजा थे उनका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय लास्ट वितिहोत्रा रूलर थे ऑफ उज्जैनी, जिसको उनके अमात्य क्या होता है? अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर। उनके जो मिनिस्टर थे पुलिका, उनने इनको ओवरथ्रोन कर दिया था और उसकी जगह पे अपने बेटे को प्रद्योत को थ्रोन पे बिठा दिया था। ठीक है, तो इनके जो अमात्य थे पुलिका, इन्होंने उज्जैनी के जो राजा थे रिपुंजय, उनको हटा के अपने बेटे को वहाँ की राजगद्दी सौंप दी थी प्रद्योत को, और यहाँ से स्टार्ट हुई थी प्रद्योत डायनेस्टी। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? है डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में जो इसका है डायनेस्टी का जो वितिहोत्रा क्लैन था उसके बारे में पढ़ लिया। उसके जो लास्ट रूलर थे उसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय को डिफीट किया और उनके जो मिनिस्टर थे पुलिका, उनने ओवरथ्रोन करके अपने बेटे को वहाँ के थ्रोन पे बिठा दिया, और यहाँ से स्टार्ट हुई प्रद्योत डायनेस्टी। तो जो हमारा जो 16 महाजनपद का जो टाइम पीरियड है 1600 BC के आसपास का, इस टाइम पीरियड से हम बेसिकली प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, और यही डायनेस्टी है जिसके बारे में हमारे पास डिटेल में इंफॉर्मेशन है। अभी जो प्रद्योत जो किंग थे ये बेसिकली कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध के। अब गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड था वो था ऑलमोस्ट 463 BC से लेकर 583 BC ये टाइम पीरियड माना जाता है गौतम बुद्ध का, और इस समय इनके कंटेम्प्रेरी थे प्रद्योत। ठीक है, अब ये जो प्रद्योत जो किंग थे जिन्होंने प्रद्योत डायनेस्टी को इस्टेब्लिश भी किया, इनको चंद्र प्रद्योत महासेना के नाम से भी जाना जाता था। फेमस एंड पावरफुल किंग थे ये अवंती के। इन्हीं के टाइम पे जो अवंती था वो इमर्ज हुआ था एज अ पावरफुल किंगडम, और अवंती का जो सबसे बड़ा जो राइवल था इस समय प्रद्योत डायनेस्टी के टाइम पे वो मगध था। ठीक है, मगध था, और प्रद्योत ने काफ़ी सारी फाइट्स लड़ी थी। ये बिंबिसार है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, ना कि बिंदुसार है। बिंदुसार मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे, बिंबिसार ये हर्यंक डायनेस्टी के किंग थे जो कि प्रद्योत के कंटेम्प्रेरी थे और गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। ये जो बिंबिसार है ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे, इनके बारे में हम डिटेल में हमारा जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे के राइवल थे, बट बाद में ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। अब ये बात हमको कैसे पता चलती है कि इनके जो रिलेशंस थे वो बाद में चेंज होकर फ्रेंडली रिलेशन हो गए? हमारा जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि जो प्रद्योत जो कि किंग थे अवंती के, इनको एक बार जॉइंडिस हो गया था, तो बिंबिसार ने इनके जो आयुर्वेदिक फिजिशियन, जो इनके रॉयल फिजिशियन थे जीवक, उनको अवंती भेजा था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रद्योत। इससे हमको पता चलता है कि जो प्रद्योत है और जो बिंबिसार है इनके बीच में अच्छे रिलेशंस थे। इसके अलावा प्रद्योत के बारे में एक और बात कही जाती है कि एक्सपर्ट थे इन डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट। इस समय अवंती में काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट स्टार्ट हो गया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है प्रद्योत से रिलेटेड। प्रद्योत जो किंग थे इन्होंने पैट्रोनाइज किया था बौद्ध रिलीजन को, बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर बन गए थे, और इसी के कारण जो अवंती था वो इमर्ज हुआ था एज अ इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में प्रद्योत के टाइम पे। ठीक है, तो प्रद्योत के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रद्योत के राइवलरी वाले रिलेशंस थे, राइवल था अवंती का उस समय मगध। बिंबिसार के साथ इनिशियली इनके अच्छे रिलेशंस नहीं थे, बट बाद में दोनों किंगडम्स के बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो गए। बिंबिसार और प्रद्योत के बीच में अच्छे रिलेशंस हो गए, और इसका एविडेंस हमको इस तरीके से मिलता है कि तब प्रद्योत को एक बार जॉइंडिस हुआ तो बिंबिसार ने जो इनका रॉयल फिजिशियन थे
जीवक उनको प्रद्योत के ट्रीटमेंट के लिए उज्जैन भेजा। प्रद्योत एक्सपर्ट थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट में। इसके अलावा जो प्रद्योत थे इन्होंने पैट्रोनाइज किया था बौद्ध रिलीजन को, ये बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर बन गए थे और इसी समय अवंती इमर्ज हुआ था एज अ स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में। अब ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है आखिरी में कि जो शिशुनाग डायनेस्टी के किंग थे, मगध के किंग थे, उन्होंने नंदीवर्धन, ये किंग का नाम याद रखना आप, नंदीवर्धन को डिफीट करके अवंती को मगध एम्पायर का पार्ट बना लिया था। ठीक है, यहीं से अवंती मगध एम्पायर का पार्ट बन गया था। अब जब हम आगे अवंती को पढ़ेंगे तो अवंती को हम मगध रूलर्स के अंडर पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी और इसके बाद में आती है शुंग डायनेस्टी। इनके कंटेक्स्ट में हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, अवंती की हिस्ट्री को जानेंगे। तो ये जो मौर्यंस थे, नंद डायनेस्टी वैसे तो नॉर्थ इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी, बट एमपी के कंटेक्स्ट में इनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं था, तो हम नंद डायनेस्टी को अभी इतने डिटेल में नहीं देख रहे हैं। शिशुनाग डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था कि जो नंदीवर्धन जो किंग थे उनको डिफीट करके शिशुनाग ने अवंती को एक्वायर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था और मगध एम्पायर का पार्ट बना लिया था। ठीक है, अब ये जो मौर्य डायनेस्टी है इसका मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में। ये जो मौर्य डायनेस्टी है ये अराउंड 322 BC में मगध में इस्टेब्लिश हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इस्टेब्लिश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट ऐसे मगध एम्पायर के किंग थे जिनने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइटेड कर दिया था। ठीक है, इनके टाइम पे इंडिया एक होलिस्टिक मैनर में सबके सामने आया था। इन्हें लगभग सारे महाजनपद्स को कैप्चर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था और इन्हीं के टाइम पे जो मॉडर्न डे मध्य प्रदेश है वो पूरा की पूरा मगध एम्पायर के अंडर आ चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ चुका था। अब जो इनके बाद में जो इनके बेटे थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के, उस समय पे अशोका जो कि बिंदुसार के बेटे थे, इनको गवर्नर बनाया गया था उज्जैन का। ठीक है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा ही कि जो मगध के बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो महाजनपद था वो अवंती था और उस समय अवंती का जो गवर्नर होते थे वो लगभग रॉयल फैमिली के ही लोगों को बनाया जाता था और बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे उनके टाइम पे प्रिंस अशोका को अवंती का गवर्नर बनाया गया, सर्व एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन। इसके बाद में जो किंग अशोका थे इन्होंने महादेवी से शादी करी यहीं पे मध्य प्रदेश में। ये प्रिंसेस थी विदिशा टाउन की। ठीक है, विदिशा की प्रिंसेस थी महादेवी जिससे अशोका ने शादी करी और ये जो विदिशा जो टाउन है ये भोपाल के पास है, हम मैप में देख सकते हैं, ये भोपाल है और ये विदिशा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अशोका थे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, उनके एंटरटेनमेंट, उनके प्लेजर के लिए एक स्मॉल शिप बनवाई थी उज्जैनी में। ठीक है, इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अशोका के टाइम पे सेवरल स्तूपास कंस्ट्रक्ट करवाए गए, जिसमें से 4 स्तूपास ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्ट करवाए गए, जिसमें से एक था सांची स्तूपा। सांची स्तूपा तो बहुत फेमस है, हर किसी को सांची स्तूपा के बारे में पता होता है। इसके अलावा विदिशा में एक स्तूपा, भोजपुर में, और एक भारहट करके प्लेस है सतना में, यहाँ पे स्तूपा बनवाया। ये 4 स्तूपा की लोकेशन क्या है आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि MPPSC में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या तो ये 4 प्लेसेस के नाम आ जाए, उसमें से एक प्लेस ऐसी ना हो जहाँ पे स्तूपा हो, तो आपको उसमें से निकालना हो कि कौन सी प्लेस पे स्तूपा है या नहीं है। MCQ के रूप में इस तरीके से आ सकता है, या 3 मार्कर में आ सकता है कि राइट अबाउट द बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेस इन मध्य प्रदेश। तो उसमें आप ये 4 प्लेसेस के नाम लिख सकते हैं और जो थोड़ी बहुत डिटेल आपको पता हो उसको आप डिटेल में बता सकते हैं। सांची स्तूपा इज़ द मोस्ट मैग्निफिशेंट। ये जो सांची स्तूपा है ये सबसे मैग्निफिशेंट था, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। हम इस स्तूपा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
अब ये जो मौर्यन एरा था, हमने देखा कि जो मौर्यंस थे इन्होंने यूनाइटेड कर दिया था पूरे नॉर्थ इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को यूनाइटेड कर लिया था, इनका एक सेंट्रलाइज्ड किंगडम था। तो अब इतने बड़े किंगडम को ऑपरेट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे ट्रेड रूट्स वगैरह को भी डेवलप किया। तो अब जो मौर्यन एरा था उस समय 4 प्रोमिनेंट ट्रेड रूट्स थे, ठीक है, जिसमें से जो एक ट्रेड रूट था वो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता था। ये स्ट्रेच टू फ्रॉम प्रतिष्ठान इन द साउथ, प्रतिष्ठान करके एक प्लेस थी साउथ में, उसको ये कनेक्ट करता था श्रावस्ती इन द नॉर्थ। तो ये जो रोड था ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि एमपी इधर बीच में पड़ता है, तो ये श्रावस्ती से लेकर इस तरीके से नीचे ये रहा श्रावस्ती, इस तरीके से ये जाता था प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान मध्य ये अपना महाराष्ट्र में कोई प्लेस थी। तो ये इस तरीके से ये जाते टाइम बीच में महेशमती, उज्जैनी और विदिशा को क्रॉस करता था। देखिए महेशमती, उज्जैनी और विदिशा फॉलिंग एंड रूट। तो ये जो रोड था उसके बीच में ये तीनों सेंटर्स पड़ते थे, इसलिए ये ट्रेड रूट का बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन चुके थे। और जो महेशमती था, मतलब आज की तारीख का जो महेश्वर जो सिटी थी, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पे इम्पॉर्टेंट सेंटर के रूप में इमर्ज हुई थी। ठीक है, आप ये फैक्ट याद रखना कि महेशमती जो था वो मौर्यन एरा के टाइम पे इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन चुका था। अब हम देख लेते हैं कि जो अशोका का जो टाइम पीरियड था मध्य प्रदेश में, अशोका का टाइम पीरियड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के हिसाब से की हिस्ट्री के लिए। इनने ये 4 स्तूपास तो बनवाए थे, इसके अलावा हमको मध्य प्रदेश से अशोका के रॉक एडिक्ट्स भी देखने मिलते हैं। अब बेसिकली रॉक एडिक्ट्स होते क्या हैं, ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं इस पर आपको इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। इंस्क्रिप्शन मतलब कि उस समय की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रॉक्स पे लिख दी जाती थी, किंग्स के द्वारा लिखवाई जाती थी। तो ये अशोका ने काफ़ी सारे माइनर मेजर रॉक एडिक्ट्स बनवाए थे, जिस पे जो रॉयल प्रोक्लेमेशंस थी या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ उन रॉक एडिक्ट्स पे लिखी होती थी। तो इस तरीके के जो 4 रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, वो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। आपको ये चारों की लोकेशन मैप में कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये MCQ में भी बन सकता है, 3 मार्कर में भी बन सकता है, या 6 मार्कर में इस तरीके से आ सकता है कि मध्य प्रदेश में अशोका का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, या अशोका के क्या एविडेंसेस, अशोका के रूल के क्या एविडेंसेस हमको मध्य प्रदेश से मिलते हैं। तो उसमें भी आप इन चारों के बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो आपको ये चारों की लोकेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले रूपनाथ, ये जो रूपनाथ करके जो रॉक एडिक्ट हमको एक रूपनाथ में मिला है, ये सीहोर तहसील जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये यहाँ पे जबलपुर, सीहोर तहसील एक जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट अलग है और ये सीहोर तहसील जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये अलग है। यहाँ पे रूपनाथ करके हमको एक रॉक एडिक्ट मिला है। इसके अलावा जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक रॉक एडिक्ट मिला है जिसका नाम है पंगुरारिया। क्या है? पंगुरारिया। फिर एक जो रॉक एडिक्ट है ये हमको शहडोल तहसील में डिस्ट्रिक्ट में मिलता है जिसका नाम है सारोमारो, और एक जो रॉक एडिक्ट है ये हमको दतिया में मिलता है जिसका नाम है गुज्जर। तो आपको ये चारों की लोकेशन अच्छे से याद होना चाहिए। रूपनाथ जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सारोमारो जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, गुज्जर जो दतिया डिस्ट्रिक्ट में है, और पंगुरारिया जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। ये चारों की लोकेशन और ये आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो अशोका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था मध्य प्रदेश में, इसलिए हमने अशोका के टाइम की जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़ लिया। अब अशोका के बाद में ऐसे कोई मौर्यन किंग ऐसे नहीं थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, तो ये जो मौर्यन डायनेस्टी है वो यहीं पे फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट जो डायनेस्टी देख रहे हैं वो है शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 185 BC से लेकर 78 BC। शुंग डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है मध्य प्रदेश में, इसलिए हमको ये थोड़े से डिटेल में देखना ज़रूरी है। शुंग डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे जिन्हें शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी वो थे पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जब राजा थे, जब किंग थे मगध के, उस समय इन्होंने अपने बेटे को अपॉइंट किया था एज द गवर्नर ऑफ विदिशा। जो अशोका थे वो अपॉइंट हुए थे एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन। अब जो ये अग्निमित्र थे जो कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे, ये अपॉइंट हुए थे एज अ गवर्नर ऑफ विदिशा।
तो अब ये जो अग्निमित्र थे इनको विदिशा इतना पसंद था कि इनने पाटलिपुत्र के अलावा विदिशा को अपनी सेकंड कैपिटल बना लिया। ठीक है, वहाँ पे जब हम अशोका का पढ़ते तो हमने देखा कि अशोका की लाइफ में उज्जैन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हमको वहाँ से बहुत सारा मध्य प्रदेश से उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड एविडेंसेस मिलते हैं, उनके काफ़ी सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो स्ट्रक्चर्स उनने मध्य प्रदेश में बनाए वो मिलते हैं। उसके बाद में जब शुंग डायनेस्टी आई तो पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे अग्निमित्र, उन्होंने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जो इन्होंने विदिशा को अपनी सेकेंड कैपिटल बना लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो शुंग डायनेस्टी के जो किंग थे भागभद्र किंग थे शुंग डायनेस्टी के, इनके टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर थे हेलियोडोरस, इनके कोर्ट में आए थे। ठीक है, किसके कोर्ट में आए थे? भागभद्र जो कि शुंग डायनेस्टी के किंग थे, उनके कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस आए थे। और ये जो हेलिडोरस थे ये भागवत रिलीजन जो कि विष्णु जी से एसोसिएटेड रिलीजन था, ये भागवत रिलीजन से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि इन्होंने भागवत रिलीजन को के फॉलोअर बन गए। इसके अलावा इन्होंने एक गरुड़ पिल्लर बनवाया विदिशा में, ये बेसिकली बेस नगर में है। ये गरुड़ पिल्लर हेलिडोरस ने बनवाया, ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु है, भगवान भागवत को डेडिकेटेड ये पिल्लर है। और ये किसने बनवाया था? हेलिडोरस ने बनवाया था। ये फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये गरुड़ पिल्लर, ये 6 जो गरुड़ पिलर है इसके बारे में आपको 3 मार्कर में आ सकता है। इसके अलावा MCQs भी इससे रिलेटेड बन सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। अब ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पिलर है ये हमको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उस समय जो इंडिया का जो रिलीजन एक्टिविटी थी, बुद्धिस्ट के बारे में तो हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे फॉलोअर्स आए, उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट किया, बट यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो हिंदू रिलीजन थे उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था फॉरेनर्स पे। उस समय काफ़ी सारे ग्रीक लोग थे जिन्होंने भागवत रिलीजन विष्णु जी के फॉलोअर बन गए थे, तो ये हमको इस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे और बौद्ध रिलीजन को बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उनका जो टॉलरेंस लेवल था टूवर्ड्स अदर रिलीजन वो बहुत कम था। बट उनके बाद में जब उनके बेटे आए तो उस समय पे जो सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाने लगा और जो अग्निमित्र थे उन्होंने जो बचा हुआ कंस्ट्रक्शन था सांची स्तूपा को उसको कंप्लीट करवाया था। तो शुंग ऑल्सो प्रमोटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा। ये जो सांची स्तूपा इसका जो कॉरिडोर है इसका ये बेसिकली अग्निमित्र के टाइम पे बना है। शुंग किंग अग्निमित्र के टाइम पे ये कॉरिडोर बनाया गया है। अब ये इम्पॉर्टेंट रोल था अग्निमित्र का मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। इसके बाद में हम देखते हैं कि शुंग डायनेस्टी के बाद में कण्व डायनेस्टी आई मगध में, बट कण्व डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था ऑलमोस्ट 78 BC से लेकर 25 BC तक रहा और कण्व डायनेस्टी ने ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, इसलिए हमको इनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड फैक्ट्स कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब हम देख लेते हैं सतवाहन डायनेस्टी के बारे में। तो ये जो सतवाहन डायनेस्टी है ये 50 BC से लेकर 300 AD इनका टाइम पीरियड रहा। ये मौर्यंस के बाद में मतलब मौर्यंस का साउथ इंडिया तक रूल जा चुका था, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश इसे भी मौर्यंस ने कवर कर लिया था। बट इसके बाद में जब मौर्यंस का इन्फ्लुएंस कम होता चला गया और शुंग डायनेस्टी भी चली गई, उस समय जो साउथ इंडिया था आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाला जो पार्ट था वहाँ पे सतवाहन एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी के तौर पर इमर्ज होकर आई। ये जो सतवाहन्स थे इनको आंध्रास भी कहा जाता है, ये साउथ इंडियन रूलिंग पावर थी। ठीक है, सतवाहन जो किंग थे सतकर्णी, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि सतवाहन किंग जो सतकर्णी थे इनने ईस्टर्न मालवा को कॉन्कर्ट कर लिया था। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन हमको सांची इंस्क्रिप्शन से मिलती है। सांची पिलर इंस्क्रिप्शन है जिससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो सतवाहन किंग थे सतकर्णी उन्होंने ईस्टर्न मालवा को कैप्चर कर लिया था, कॉन्कर्ट कर लिया था।
इसके अलावा जो सतवाहन डायनेस्टी के जो कॉइन्स थे वो भी हमको मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे रीजन से, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं एविडेंसेस के तौर पे। इसलिए हमको ये पता चलता है कि सतवाहन डायनेस्टी का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था मध्य प्रदेश पे। इसके अलावा जो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट किंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, गौतमीपुत्र शतकर्णी, इनका टाइम पीरियड था 106 से लेकर 130 AD तक का। इन्होंने डिफीट किया था साक रूलर ऑफ उज्जैन। अब ये जब गौतमीपुत्र शतकर्णी और ये जो सतवाहन डायनेस्टी ये जब इमर्ज हुई थी साउथ इंडिया के पार्ट में, उस समय मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट था या मालवा रीजन था, वहाँ पे साक डायनेस्टी का रूल था। और जो साक रूलर थे उज्जैन के, उनको डिफीट कर दिया था गौतमीपुत्र शतकर्णी ने। इसके अलावा गौतमीपुत्र शतकर्णी ने साक रूलर जो नासिक के थे नापना, उनको भी डिफीट कर दिया था। तो ये गौतमीपुत्र शतकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। तब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। बट बाद में साक किंग थे रुद्रदामन। रुद्रदामन बहुत इंपॉर्टेंट साक किंग है, एमपी के भी कंटेक्स्ट में, इंडिया के भी कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने सतवाहन को कम्प्लीटली डिफीट करके मतलब एमपी से बाहर कर दिया था। ठीक है, जो रुद्रदामन का जो टाइम पीरियड था ये अराउंड 130 से लेकर 150 AD था। इस टाइम पे इन्होंने सतवाहन डायनेस्टी को डिफीट कर दिया कम्प्लीटली, और उसके बाद में ये कभी भी मध्य प्रदेश में नहीं आए। तो यहाँ तक का हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है वो फिनिश होता है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये जो साक रूलर्स है, रुद्रदामन है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे क्या एमपी का इम्पॉर्टेंस रहा है इंडियन हिस्ट्री में वो पढ़ेंगे। एमपी की हिस्ट्री से गुप्ता डायनेस्टी का क्या एसोसिएशन रहा है, वो सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि आपके किसी भी तरीके के डाउट्स हों तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।